तो ऐसा क्या रीजन है कि हम इनको ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं? अगर ये अकाउंट्स के अंदर है तो आपके अकाउंट्स बहुत अच्छी है। 11th क्लास के कई पेपर जो मैंने खुद बनाए या फिर मैंने दूसरे स्कूल्स के देखे, उनके अंदर हमेशा ये क्वेश्चन होता ही होता है। क्योंकि ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर थ्योरी बेस्ड थोड़ा लॉन्गर लॉन्गर क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अंदर क्या है, क्वालिटेटिव फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो आपको ये पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में या हमारी अकाउंटिंग के 4 क्वालिटेटिव या फिर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। इनके अलावा किसी को भी हम क्वालिटेटिव फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते। तो ऐसा क्या रीजन है कि हम इनको ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी। देखो, अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम बना रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, जो हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वो हम यूजर्स को देते हैं। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन पे यूजर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यूजर्स को क्या पता चलेगा कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। कोई लेंडर है जिससे आपको पैसा आपने बोरो कर रखा है, जो बैंक है, वो थोड़ी ना आपके बिजनेस में आएंगे। जो इन्वेस्टर्स है, जो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, जैसे कंपनी में आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दुनिया में आपके इन्वेस्टर्स जो है वो अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो अकाउंट से मिलती है, हमारे डॉक्यूमेंट से मिलती है, हमारे स्टेटमेंट से मिलती है। तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अंदर कोई एरर्स नहीं हो और वो बायस्ड नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि ये थोड़ा सा कम दिखाओ, ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाओ, या फिर इसको ऐसे दिखाओ कि ये गलत ना लगे या फिर सही लगे, या ज्यादा प्रॉफिट बताओ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कंपनी के अंदर प्रॉफिट को हाइप बढ़ाने के और हाइप कम करने के। तो उसके चक्कर में क्या होता है, हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बायस्ड हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करना है, जो सच है वही दिखाना है। कंपनीज के अंदर ऑडिट होती है, तो ऑडिट होने का पर्पज ही यही है। ऑडिट आपके यही चेक करती है कि आपके जो सारे अकाउंटिंग है उनमें कोई एरर्स तो नहीं है, वो बिल्कुल बायस तो नहीं है, बिल्कुल अकाउंटिंग जो रूल्स है, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको वो फॉलो करते हैं, या फिर जो कंपनी एक्ट के जो रूल चल रहे हैं उनको वो ब्रेक तो नहीं करते हैं। और उसके अलावा बेस्ड ऑन एविडेंसेस, जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर रखे हैं उनके कोई एविडेंस होने चाहिए। जैसे आपने जर्नल एंट्री लिखी कि मशीन परचेज्ड, अब आपको तो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन बना होता है कि सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है कि सबसे पहले आप जाओगे, मशीन परचेस करोगे। मशीन जब आप परचेस करोगे तो उसकी बहुत सारी एंट्रीज होती है, यानी मैं जनरल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि उसका इनवॉइस बनेगा, बिल बनेगा। फिर वो मशीन को आप अपने गोडाउन में अपने या फिर अपनी फैक्ट्री में लेकर आओगे, तो वहां पे उसकी एंट्री की स्लिप बनेगी कि मशीन लगी। फिर उसके ऊपर जो भी खर्चा, आपको ये सारे एविडेंस देखने होते हैं, आपको सारे रिसीट, सारी इनवॉइसेस देखनी होती है, मशीन कहाँ से आई, उस कंपनी से जो जिसने बिल बनाया, क्या उस कंपनी में उस कंपनी की सील लगी हुई है, या उसके किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर है या नहीं है। तो ये पूरा ऑडिट का प्रोसेस होता है। तो ये सारा एविडेंसेस को चेक करना, इसका पर्पस क्या है कि हमारे अकाउंट्स में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट सही होने चाहिए, फेथफुल होने चाहिए और बायस्ड नहीं होने चाहिए। तब हम हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो रिलायबल है। तो ये हो गया हमारा रिलायबिलिटी, फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है रेलेवेंस। देखो, रेलेवेंस क्या है? अब आपने ये तो देख लिया कि सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेलेवेंस यानी जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज के अंदर क्या होता है, पब्लिक कंपनीज को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिकली इशू करनी पड़ती है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करोगे, रिलायंस की, टाटा की, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, गवर्नमेंट कंपनीज, इनकी आप बैलेंस शीट सर्च करोगे, P&L सर्च करोगे, तो ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि इन कंपनीज को पब्लिकली इशू करना जरूरी है। तो ये होता है टाइमली, ये आपको टाइमली इशू करना। अब मान लो कि अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है और अभी मैं मार्च की बैलेंस शीट दे रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो कंपनीज वगैरह ज्यादातर क्वार्टरली बैलेंस शीट देती है, हर क्वार्टर में देती है। तो मार्च की बैलेंस शीट आ गई, मार्च के बाद जून की बैलेंस शीट आएगी। तो अभी अगर मैं जून की, सॉरी, मार्च की बैलेंस शीट दे रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है? तो इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर ये चाहता है कि भाई अभी बताओ ना कि आपके अकाउंट्स में अभी क्या हुआ है, इस क्वार्टर में क्या हुआ है, अप्रैल में, जून वाले क्वार्टर में क्या हुआ है। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तभी वो रिलेवेंस होगा, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। उससे होगा क्या, हेल्प इन प्रोडक्शन। जो भी आपके इन्वेस्टर्स है, लेंडर्स है, उनको पता चलेगा कि कंपनी कहाँ जा सकती है। ये ऊपर जाएगा इसका ग्राफ, या इसका ग्राफ डाउन जाएगा। तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। और जब आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते हो, तो होता क्या है कि जो यूजर्स है, आपके इन्वेस्टर्स है, लेंडर्स है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ये सारे यूजर्स है, इनके डिसीजन में वो चेंज कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है।
थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप बना रहे हो, जो आप स्टेटमेंट्स बना रहे हो, जो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, ये सारी चीज़ें, फिर आप कंपनीज में जाते हो तो आपके रेशियो एनालिसिस हो जाता है, कैश फ्लो बन जाता है। तो ये सारे जो आप बना रहे हो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए। अकाउंट्स की लैंग्वेज में आपको बात करनी है। अकाउंट्स की लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया में सब जगह एक ही चलती है। आपने अकाउंटिंग यहाँ पे करी इंडिया में, और आपका बॉस अगर न्यूयॉर्क में बैठा है और अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए तो वो भी समझ लेगा कि ये क्या बना रखा है, ये क्या बता रहा है, क्योंकि अकाउंट्स के जो रूल है वो यूनिवर्सल है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग इन द सेम सेंस एज इट कन्वेड टू देम। आपको अकाउंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है, खास करके जब इंटरप्रिटेशन एनालिसिस आप कर रहे हो, तो वो इस तरह से बनाना है कि सामने वाले को वही बात समझ में आए जो आप कहना चाहते हो। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। आपने बिजनेस में पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस में। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और यूजर्स के बीच में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो मतलब है वो एक जैसा रहना चाहिए, बनाने वाले के बीच में और समझने वाले के बीच में। उसके बाद आ जाता है कंपेरेबिलिटी। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा डिस्कस किया था कंपेरेबिलिटी। तो कंपनीज क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को इश्यू करती है, अपने बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स को पब्लिकली आज के टाइम पे इंटरनेट पे वो रिलीज करते हैं। तो उसके अंदर क्या कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं ये चाहूँ कि टाटा की जो इस साल की जो बैलेंस शीट है उसे अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे पास दोनों साल का डेटा होना चाहिए। तो क्या होता है इसमें, यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर द वेरियस एस्पेक्ट्स ओवर डिफरेंट टाइम विद अदर्स। देखो कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं ये करूं कि टाटा की बैलेंस शीट है, उसको मार्च 25 में उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, उसको मैं कंपेयर करूं मार्च 2024 में उसे क्या पोजीशन थी। तो एक तो ये हो गया टाइमली कंपैरिजन कि पिछले टाइम को हमने प्रीवियस ईयर को लिया और करंट ईयर से कंपेयर किया। दूसरा होता है कि हम दूसरे से कंपेयर करें, जैसे टाटा का कोई एक सेक्टर है और वो सेक्टर रिलायंस के पास भी है, तो हमने दोनों को कंपेयर किया कि दोनों का जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि ग्रीन एनर्जी है तो बहुत सारे लोग सोलर पैनल बना रहे हैं, किसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किसको ज़्यादा गवर्नमेंट टेंडर मिल रहे हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अच्छी है। तो ये कंपेयर करने के लिए जरूरी क्या है, यूजिंग कॉमन पीरियड एंड यूनिट। यानी कि अगर आपको अगर यूएसए की कोई कंपनी को इंडिया से कंपेयर करना है तो आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको या तो रुपीज में करना पड़ेगा या फिर हमारी कंपनी की डेटा को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो यूनिट, मॉनेटरी यूनिट सेम होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। और दूसरा कॉमन पीरियड 2025 को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो फिर आप क्या करोगे, रिलायंस में भी 2025 लो, टाटा में भी 2025 लो, तभी वो फेयर कंपैरिजन होगा। तो ये है हमारे पास 4 क्वालिटेटिव या फिर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये अकाउंट्स के अंदर है तो आपके अकाउंट्स बहुत अच्छी है, अगर ये हमारे अकाउंट्स में मिसिंग है तो हमारी अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ चल रहा है।